Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So boss, आज इकोनॉमिक्स का क्लास 12th ISC का चैप्टर नंबर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेकर आया हूं। काफी बड़ी यूनिट है ये और एक वीडियो में मैं पूरी चीजें कंप्लीट कराने वाला हूं। मैंने अभी तक आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अलोंग विद द नोट्स कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भाई, पहला ही टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, साथ में इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों चीजों को पढ़ना है। एग्रीगेट डिमांड की जब बात आती है बेटा, तो ये हम बोल सकते हैं सारे इंडिविजुअल्स की अगर हम डिमांड को क्लब कर दें तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। आसान भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं? आसान भाषा में बच्चा पार्टी हम बोल सकते हैं इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड किया जाएगा उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स होते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब यहां पर C क्या होता है? C होता है बच्चा पार्टी डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं कंजम्पशन पर। जैसे हमारे तुम्हारे ऐसे लोग कितना पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, वो आएगा डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो सी है। आई मतलब क्या है? डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है। जी मतलब कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। अच्छा, मैं तुम्हें एक बेहतरीन सी बात बताना चाहता हूं कि अगर तुमको हमारे नोट्स चाहिए, साथ साथ जो ये लिख रहा हूं ये आपको पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर चले जाओ, उसका फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर ये नोट्स वहां से आप फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कौन सी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लो। तो चलो भैया, अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। चलिए भैया, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक इसी के अंदर एक टर्म है, ये एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और एक्सपोस्ट मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट का मतलब होता है डिजायर्ड या इंटेंडेड या बिफोर हैंड। मैं चाहता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज हो, ये मेरी डिजायर्ड डिमांड है मेरे पास ऑल्टो, ये क्या है? एक्सपोस्ट डिमांड। एक्चुअली क्या चीजें हो रही हैं, एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल क्या है, आफ्टरवर्ड क्या होगा, उस चीज को हम लोग एक्सपोस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चा पाड़ी। आओ जरा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेहतरीन सा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन बेटा कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इनकम और डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन के दो केसेस हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एपीसी कहते हैं। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं। आओ जरा इनके बारे में डिटेल में देखा जाए। एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। मतलब इसको लिख के क्या है? इट रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू कंजम्पशन। इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन के लिए खर्चा हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग एपीसी। सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिन जब किसी टर्म में लग जाएगा तो इसका मतलब चेंज होता है। तो एमपीसी का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो सब कुछ आराम आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन लक्को। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। यह क्वेश्चन आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होती है। आओ जरा देखा जाए। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का खर्चा बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को लिखते हैं C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। मैंने यहां लिख कर दिया है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। और दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है?
समझना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसी के लेवल पर मेरा कंजम्पशन कभी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं वैसे वैसे सेविंग का भी एलिमेंट उनकी जिंदगी में आ जाता है, मतलब कुछ पैसा वो सेव भी करने लग जाते हैं। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस consumption expenditure also increases, but by a smaller amount than the increase in income, because a part of the increase in income will be devoted to savings as well। ठीक है, तो यहां पर C लिखा है, C होता है MPC। MPC is always more than 0 but less than 1। मतलब हम कंजम्पशन पूरी इनकम नहीं करते हैं, हम थोड़ा पैसा सेव करने की भी कोशिश करते हैं। अब इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होगी? किसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन? कंजम्पशन फंक्शन की। आओ जरा देखते हैं। ये बोलती है C इज इक्वल्स टू A प्लस सी वाई। कई किताबों में A प्लस बी वाई लिखा होता, तो कभी कंफ्यूज मत होना। C क्या है आपका? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। A क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब साहब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? जब तुम्हारी इनकम 0 होगी, उस 0 इनकम पर जो कंजम्पशन होगा उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे। अब तुम सोचोगे कि तुम अगर किसी की इनकम 0 होगी तो वो कंज्यूम कैसे करेगा? कैसे भी कर सकता। तुम आज की डेट में कमाते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा तब भी कंजम्पशन है ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब इनकम 0 हो उस पर जो कंजम्पशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब C क्या है? C होता है बेटा जी MPC। MPC क्या है मैंने आपको बता रखा है। और Y क्या है? इनकम। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए तुमको ये एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन आंखों के रास्ते दिल में उतरनी चाहिए। अब जरा हम इसका बनाते हैं बेटा जी डायग्राम। आओ चलो मेरे साथ साथ सभी बच्चे इसका डायग्राम बनाएंगे। वीडियो को आराम से पॉज कर लो और हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम ऑफ C फंक्शन, मतलब कंजम्पशन फंक्शन। चलो भाई मेरे साथ साथ बनाएंगे, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। चलो जल्दी से लिख लो भाई, आराम से लिख लो। यहां आ रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस पर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस पर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सिस पर है इनकम, एक्स एक्सिस पर है बच्चा इनकम। आओ चलो बनाते हैं। आराम आराम से ये वीडियो देखना, कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में पूरा खत्म कर लो, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, आराम से देखो और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया है। ये मैंने ड्रॉ किया इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है ना। जितना कंज्यूम किया जितना सेव किया दोनों जोड़ दो तो इनकम आएगा। इनकम हमेशा ड्रॉ की जाती है बेटा 45 डिग्री एंगल पर, क्योंकि हमको यह अजम्पशन है कि इनकम हमारी सर्टेन रेट से ही बढ़ती है, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूं मेरा कंजम्पशन की लाइन। ये है मेरा कंजम्पशन। चलो साथ साथ बनाओ, ये इनकम फिर ये कंजम्पशन, ठीक है बेटा। अच्छा कंजम्पशन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होती है हमको पता है, A प्लस सी वाई। तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब जहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को कट करेंगे, जिस पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को कट करेंगे उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। इनकम और कंजम्पशन जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे मतलब बराबर होंगे, वहां पर सेविंग 0 होता है, ठीक है ना। तो चलो मेरे साथ मार्क करो, इस पॉइंट को बोलो y0 और इसको बोलो G। और ये पॉइंट क्या है? ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ? इनकम यहां पर 0 थी, यहां पर जो कंजम्पशन हुआ उसको बोला ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, एकदम क्लियर। इस पॉइंट G को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट G को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलो भाई अब हम इसके आगे की भी सिचुएशन तुमको ड्रॉ कर कर दिखा रहे हैं। हम y1 भी ड्रॉ कर रहे हैं। अगर इनकम y1 हुआ तो क्या होता और y2 हुआ तो क्या होता? चलो बेटा आओ मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, y1 y2 मार्क करो ये दोनों पॉइंट। एक पॉइंट को ले लो K, एक को बोल दो L। चलो मार्क करो, आराम आराम से बिल्कुल करवा रहा हूं भाई, ठीक है। अब यहां से यहां ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा वाई। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा सी।
तो मैं एक बोल सकता हूं कि जो कंजम्पशन फंक्शन की मेरी लाइन है, जो कंजम्पशन की मेरी लाइन है, उसके स्लोप को हम एमपीसी कहते हैं। आंसर है यस। अगर कंजम्पशन फंक्शन क्या है, a इज इक्वल्स टू सी वाई, तो c होता है एमपीसी, और एमपीसी क्या होता है, स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एमपीसी। बस इतनी सी बात तुमको 12वीं लेवल तक पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सब बच्चों क्लियर हो गया डायग्राम ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। अगर आपसे कंजम्पशन फंक्शन पूछा जाएगा तो आपको पेपर में उसका डायग्राम बनाना है, कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी बताकर आनी पड़ेगी। सब बच्चों को क्लियर है। बढ़ जाएं एकदम आराम आराम से, हौले हौले प्यार को बढ़ाएं और हद से गुजर जाएं, ठीक है। चले भैया क्लियर। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम लोग बेटा सेविंग फंक्शन भी बोलते हैं। बहुत सिमिलर है कंजम्पशन फंक्शन के, सेम। अब जैसे कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही बेटा सेविंग फंक्शन सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। मैंने 100 रुपए कमाए, 80 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 20 रुपए। अब सेविंग फंक्शन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एपीएस और दूसरा एमपीएस। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस क्या होगा, रेशियो ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम, और एमपीएस क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, ठीक है ना। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग फंक्शन भी है। अच्छा, सेविंग और इनकम में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे इनकम बढ़ेगी, लोगों की सेविंग बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आओ जरा देखो पहली प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेविंग फंक्शन इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। However, at break-even level, saving is zero. Break-even level पर saving zero होगा, बिकॉज अगर इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, तो वहां पर सेविंग जीरो हो जाएगा। अब आगे देखो, द स्लोप ऑफ सेविंग लाइन इंडिकेट्स एमपीएस। जो स्लोप होता है सेविंग लाइन का उसको एमपीएस कहा जाता है, और स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन को हम लोग एमपीसी कहते हैं। इसका मतलब सेविंग विल बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है ना। मतलब एमपीएस विल बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1। इसकी भी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन होती है। अब इसकी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू माइनस ए। s तो हो गया सेविंग, माइनस ए क्या हो गया, ऑटोनॉमस सेविंग। 1 माइनस सी होता है बेटा एमपीएस, और y होता है इनकम। अभी जैसे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे और बेहतरीन तरह से आपको ये समझ में आएगा, लेकिन बिफोर आई बिगिन इसका भी चलो डायग्राम बनाते हैं। आओ भैया मेरे साथ साथ सब बच्चे बनाएंगे डायग्राम। आओ जरा देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, यहां पर है इनकम, जल्दी से लिखो, यहां पर है बच्चा पार्टी इनकम, और इधर है सेविंग। सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है। क्यों नेगेटिव से शुरू होती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है सब बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये ए है, मतलब ऑटोनॉमस सेविंग। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब बच्चों ने बना लिया। अब 2 पॉइंट ले लिए जाएं, स्लोप निकाला जाए इनका। ये एक y0 है और एक y1। यहां से यहां ये क्या बताएगा, चेंज इन y, और ये क्या है, चेंज इन s। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा y क्या होता है, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, मतलब एमपीएस। क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस। अब रिलेशनशिप को प्रूव कैसे कर सकते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, प्लस एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में इनकम आ जाएगा, और कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होता है, वो भी इनकम होता है। मैंने कंज्यूम किया, मैंने सेव किया, दोनों को जोड़ दो इनकम आ जाएगा। तो आंसर क्या हो सकता है, यहां से काट के इक्वल्स टू 1, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। अब चेंज इन इनकम यहां आ जाएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग, चेंज इन इनकम। तो इसको भी हम लोग काट के 1 लिख सकते हैं। सॉल्व, सॉर्टेड। अब याद रखना, अगर एपीसी पता चल जाए
तो एपीएस निकाल सकते हो 1 माइनस एपीसी, और एमपीसी पर चल जाए तो एमपीएस निकाल सकते हो 1 माइनस एमपीसी। ठीक है ना, कर लोगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और बेहतर तरह से समझ में आएगा तुमको। खैर आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। देखो वैसे इस साल के सिलेबस में इस बात को लिखा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन मेरा अंदर से मन कर रहा है कि मैं ये आपके टॉपिक जरूर पढ़ा दूं। लास्ट ईयर तक मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो जरा आसान सा टॉपिक है, हम देख ही लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, तो इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना क्या आपके स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया गया है या स्किप करा दिया गया है। मुझे लगता है कि पढ़ाना सही है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है भाई, ऐसी दिक्कत वाली बात क्या है। देखो बेटा, यहां पर आएगा इनकम, यहां भी एक्स एक्सेस पर आएगा इनकम, मेरे साथ साथ बना लेना। यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और यहां पर आएगा सेविंग। ये बनाया इनकम, इनकम क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। फिर बनाया कंजम्पशन, जहां पे कट करते हैं उसको बोला ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है वहां पर सेविंग क्या होता है, 0। उस पॉइंट पर सेविंग 0 हो जाएगा। लो भाई, डिराइव कर दिया, ऐसी भी क्या बात है। सब बच्चों को समझ में आया ये चीज, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक बात हमेशा समझना, जब भी तुम्हें एक्सप्लेन करना हो कोई भी क्वेश्चन, तो तुमको ब्रेक इवन वाला पॉइंट या इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट से एक आगे बताना पड़ेगा, एक पहले बताना पड़ेगा। ये ए है, ये भी ए है, इसके आगे क्या सिचुएशन है जरा देखो, इसको बोल देते हैं y1। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखूं एट ओ वाई जीरो, एट ओ वाई जीरो, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ओ वाई जीरो मतलब ये ओ है, वाई जीरो इस पॉइंट पर क्या है, ओ वाई जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर क्या है, इनकम बराबर कंजम्पशन, इसका मतलब इस पॉइंट पर सेविंग विल बी 0, सिंपल। अब इसके आगे वाली सिचुएशन पर आ जाए, एट ओ वाई वन, एट ओ वाई वन, एट ओ वाई वन पर देखो क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, मतलब लोग कमा ज्यादा रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, सेविंग विल बी, एस विल बी पॉजिटिव। इस सिचुएशन में देखो सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके एक पुरानी सिचुएशन पर चले जाओ, यहां पर चले जाओ, इसको बोल दो y2, ये y1 है, ये y0 है, ये y2। इसका मतलब अगली सिचुएशन क्या होगी, एट OY2, OY2 पर क्या हो रहा है, यहां पर कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग कम है, मतलब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, सॉरी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। जब खर्चा ज्यादा हो रहा होगा, कमाई कम होगी, उस केस में क्या होगा, एस विल बी नेगेटिव। इतना सा कंक्लूजन अगर तुम्हें डायग्राम से समझ में आ गया और ये कंक्लूजन तुमने अपने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, तो कोई टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता है। समझ में आ गया सबको, आ गया डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन कैसे होगा। सिंपल सा टॉपिक है भाई, इसको खामखा छोड़ के मत जाना। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट देयर इन द सिलेबस, इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो स्किप कर सकते हो। प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इज नॉट देयर इन द सिलेबस। अब क्या सिलेबस में, इंड्यूस और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम चेंज होने से चेंज हो जाए उसे इंड्यूस बोलेंगे। ऑटोनॉमस क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट जब इनकम चेंज होने से चेंज ना हो उसको ऑटोनॉमस बोलेंगे। चलो बेटा, इस चीज को भी हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देते हैं। अगर मुझे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, आओ देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन इनकम, सॉरी एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, ठीक है ना भाई। यहां पर इनकम एक्स एक्सिस पर ले लिया, वाई एक्सिस पर ले लिया बेटा जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये लो, ये हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकम y0 था, फिर y1 हो गया, ऐसे इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट विच इज अंडरटेकन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, इसको इंड्यूस बोलते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, जो हमेशा कांस्टेंट रहे, इनकम चाहे बढ़े चाहे कम रहे, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो, उसको हम लोग ऑटोनॉमस बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये हो गया, इनकम चाहे बढ़े चाहे y0 हो इनकम,
चाहे इनकम y1 हो जाए, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है? चिल चिल, क्लियर क्लियर। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक के अंदर, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन में बाहें फैलाकर इंतजार करने वाला है। उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। हमको इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट के बारे में पता लगाना है, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, उसके बारे में पता लगाना है। इसके दो मेथड्स हैं बेटा। दो मेथड कौन कौन से हैं मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीएएस अप्रोच। पहला मेथड कौन सा है? एडीएएस अप्रोच। और दूसरा मेथड होता है बेटा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसको बोलते हैं S&I अप्रोच। इन दोनों अप्रोच में से एक अप्रोच पेपर में तुम्हारे आएगा ही आएगा, और अभी तक मुझे लगता है एग्जामिनेशन अगर इंटरनल हुए होंगे तो आया भी होगा। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग। पहला अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। मैं जिस तरह से तुम्हें समझाने जा रहा हूं मेरी जान, इसको बहुत दिमाग लगाकर बहुत प्यार से समझना। अगर यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आया बोर्ड एग्जाम में, तो बेटा इसके डायग्राम की वेटेज अकेले 2.5 नंबर होगी। मतलब जितने नंबर का भी ये क्वेश्चन आ जाए, 50% वेटेज विल बी गिवन टू इट्स डायग्राम। तो डायग्राम पहले बनाते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर तुम्हें एग्जाम में क्या लिख कर आना है वो वाला भी आंसर दे देते हैं। क्या बोलते हो, मजा आ जाएगी? आओ जरा देखा जाए। चलो मेरी जान, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे सारे बच्चे। ऑन योर मार्क्स, वीडियो को पॉज कर लो, टेक आउट योर पेन, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, और मेरे साथ साथ बनाओ ये डायग्राम। एकदम बेहतरीन डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं। जल्दी से लिखिए। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आएगा बेटा इनकम और आउटपुट। इसी का तो इक्विलिब्रियम निकालना है, इनकम और आउटपुट। और वाई एक्सिस पर लिखेंगे बेटा प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे? ये गलत मत लिख के आ जाना पेपर में। प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सब बच्चे जल्दी से बनाओ। यहां पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई। जल्दी से बना लो, आराम से, एकदम प्यार से, मोहब्बत से। फिर बनाओ सभी लोग इनकम की लाइन। ये हो रही है इनकम की लाइन। इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। काहे को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को इनकम कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अब बनाएंगे। अच्छा, इनकम कितने एंगल पर ड्रॉ होता है बेटा? 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बनाएंगे कंजम्पशन। ये हो गया हमारा कंजम्पशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब हम बनाएंगे बच्चा पार्टी एग्रीगेट डिमांड, जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। ये बन गया एग्रीगेट डिमांड एडी। इसको क्या फॉर्मूला होता है? सी प्लस आई। एडी को एग्रीगेट डिमांड बोलो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी किताब देखकर। बनाया। जिस पॉइंट पर एडी और एएस बराबर होगा, इस पॉइंट पर हो रहा है ना, एडी और एएस इस पॉइंट पर बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब इनकम यहां पर मार्क कर लो y0, इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जल्दी से मार्क करो, आराम से बच्चे पार्टी मार्क करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। लेकिन मैंने तुमको एक चीज बताई है, इक्विलिब्रियम के एक आगे वाली सिचुएशन, इक्विलिब्रियम के एक पीछे वाली सिचुएशन, अगर आप पेपर में एक्सप्लेन करके नहीं आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आओ जरा देखते हैं इसके अगली सिचुएशन पर देखते हैं। मतलब अगली सिचुएशन क्या होगी? ये वाली सिचुएशन। चलो बेटा इसको भी मार्क कर देते हैं। ये है y1, ये है y1। अच्छा चलो इसका भी नाम रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम है a, इस पॉइंट का नाम है b। अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है? इस सिचुएशन में देखो यहां पर सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। मतलब ये सिचुएशन क्या बता रही है? ये सिचुएशन बता रही कि इस सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। अब अगर तुम बताओ मार्केट में जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो क्या होगा? अगर सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट में सामान अनसोल्ड पड़े रहेंगे,
ज्यादा प्रोडक्शन पड़ा रहेगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगा। काय को कम करेगा? सो दैट टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक इनटू इक्विलिब्रियम, ताकि इकोनॉमी धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए। मतलब अगर इस वाले पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है तो वो कोशिश करेगा वो पीछे आकर y0 पर आ जाए, बिकॉज y0 पे तो इक्विलिब्रियम था, मतलब जितनी डिमांड थी उतना सप्लाई था। ये अच्छी वाली सिचुएशन है। अब क्या होगा? मान लो एक पीछे वाली सिचुएशन ले लेते हैं, ये सिचुएशन ले ली, इसको मार्क करो y2। चलो चलो मार्क करो, ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा बाड़ी। फिर ये पॉइंट है G, ये पॉइंट है H। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है देखो जरा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। इस समय वाली सिचुएशन पर प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूस करना चाहिए, इस वाले समय पर प्रोड्यूसर को और प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए। इक्विलिब्रियम पर प्रोड्यूसर को कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर। तो पेपर में तुम्हें समझा कर क्या आना है? 3 सिचुएशन एट OY0। OY0 मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन। फिर क्या समझा कर आओगे? एट OY1। OY1 पर क्या होगा? फिर क्या समझा कर आओगे? एट OY2 पर क्या होगा? एट OY2 पर क्या होगा? चलो एक एक करके बता दूं। एट OY0 क्या होने वाला है? ये इक्विलिब्रियम है। क्यों इक्विलिब्रियम है? बिकॉज यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। एट OY1 पर क्या हो रहा है? OY1 पर क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में हो रहा है AS इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। कितने अमाउंट से ज्यादा? AB अमाउंट से, ठीक है ना। हियर प्रोड्यूसर शुड कट डाउन द प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन को कट कर देना चाहिए, सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसका कॉन्ट्ररी क्या होगा? एट OY2 क्या हो रहा है? यहां सिचुएशन कौन सी है? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हियर प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? तुमको ये 3 सिचुएशन लिखकर आनी है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ये 3 पॉइंट तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में होने चाहिए। सर मैंने बोला हाँ हाँ, क्या आप मुझे वो आंसर दे सकते हो जिसको मैं लिख लूं पेपर में तो मेरी मैम बिल्कुल भी नंबर ना काटें और मुझे पूरे में पूरे नंबर मिल जाएं? सर प्लीज सर, क्या वो आंसर दे सकते हो? अरे वत्स, कैसी बात कर रहे हो? ये लो आंसर। मैंने पूरा आंसर जैसे तुम्हें बोर्ड में लिखकर आना है वो इसी PPT PDF के साथ दे दिया है, डाउनलोड कर लेना, इट विल हेल्प यू। तो जो मैंने अभी तक तुम्हें समझाया है वो मैंने पूरा आंसर भी लिखकर दे दिया है 2 स्लाइड के अंदर, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आंसर दे दिया है। तुम ये लिखकर आ सकते हो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। अब मैं इसको रीड नहीं करूंगा बिकॉज मैंने वो चीज आपको समझा दी है। क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? एकदम टॉपिक आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं? चले बेटा जी, आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चा पार्टी, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के ऊपर। चलिए चलो बेटा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी ना सबसे पहले तो तुम मेरे साथ बनाओ डायग्राम, और दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू AD एंड AS अप्रोच। आओ भाई मेरे साथ बनाओगे डायग्राम, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। चलो भाई बनाओ, फटाफट से बनाओ। फिर लिखेंगे इनकम एंड आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, ये है इनकम कॉमा आउटपुट, ठीक है। वाई एक्सिस पे लिखेंगे डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है मेरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा जी, और ये है सेविंग। चलो बनाओ। जिस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट करेगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मतलब लोग जितना सेव कर रहे हैं और लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बराबर है। मतलब इन
एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई वाली सिचुएशन है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे वाली सिचुएशन देखो क्या होगी, y1 पर क्या होगा, इस पॉइंट को रखा A, इस पॉइंट को रखा B। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं और खर्चा कम कर रहे हैं। जब लोग सेव ज्यादा करेंगे, खर्चा कम करेंगे, इसका मतलब यह नहीं होगा कि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए। कितना कम करना चाहिए, सो दैट उनकी इकोनॉमी y1 से y0 पर आ जाए, ठीक है, बराबर है बात। अब ये वाले सिचुएशन पर देखो y2 पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट G है, ये पॉइंट H है। इस सिचुएशन पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, जब AD इज मोर देन AS, मतलब यहां पर प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। ये कहानी है जो चलेगी, बिल्कुल AD-AS अप्रोच जैसी, ठीक है ना। तो तुम्हें यहां पर समझाना क्या होगा, तुम्हें समझाना होगा एट OY0, ये पहला पॉइंट। फिर समझाना होगा एट OY1, फिर समझाना होगा एट OY2 पर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। एट OY0 क्या होने जा रहा है, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ भी छेड़ना नहीं है। एट OY1 क्या हो रहा है, OY1 पर क्या है, OY1 पर सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। इसमें क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर शुड कट डाउन द प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। एट OY2 क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। कहने का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स को और प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स शुड प्रोड्यूस मोर। प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट जो गिवन डिमांड को पूरा कर सके और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ले आए। समझ में आ रहा है। अगेन मैंने पूरा इसका आंसर पूरा टाइप करके पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आपको दे दिया है, आप इसको रीड कर लेना और आराम से डाउनलोड कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है बच्चे पार्टी। चलो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बेहतरीन इस पूरी सदी का सबसे तड़कता भड़कता टॉपिक है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस चिड़िया का नाम है, मान लो बड़ा सिंपल सी सिचुएशन दूंगा और तुम्हें समझ में आएगा। मान लेते हैं अभी मैं लखनऊ में रहता हूं, अगर जिसको नहीं पता मैं बताता हूं, मैं यूपी का हूं और मैं लखनऊ में रहता हूं। लखनऊ में थोड़े दिन पहले अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट में अडानी जी ने बोला कि हम लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट्स पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, मतलब 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अडानी जी लखनऊ में लेकर आए। तो मेरी बात समझना, अगर वो 100 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करेंगे तो 100 करोड़ रुपए के बराबर इनकम जनरेट होगी। और अगर एक लोग की इनकम जनरेट हो रही है और वो बंदा जब खर्चा करेगा तो किसी और बंदे की इनकम जनरेट होगी। लेट्स से मैं अच्छी बात बोलता हूं, भगवान मुंह में सरस्वती जी बैठी हूं, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए मुझे मिल गए। आए हाय कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब। अडानी जी आए, कहते हैं शुभम जगदीश लखनऊ का डेवलपमेंट करो, लो 100 करोड़ रुपया। अब मैंने क्या किया, 100 करोड़ रुपए आए, मैंने ना 20 करोड़ रुपए बचा लिए और 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब जहां मैं क्या किया, मैं जाकर 80 करोड़ रुपए की सब्जियां खरीद लाया। तुम बात सुनो, अगर मैं सब्जी खरीदी तो सब्जी वाले की कितने की इनकम हो गई, 80 करोड़ रुपए की। अब सब्जी वाला दूध खरीदने चला गया, उसने कुछ पैसा खर्चा किया, मतलब मेरा खर्चा किसी और की इनकम बनते हैं। और ऐसे ही एक बार मार्केट में डाली हुई इन्वेस्टमेंट कई बार मल्टीफोल्ड टाइम्स वो घूमती है, मतलब मल्टीप्लाई होती है। तो चलो इस टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं टॉपिक किस चिड़िया का नाम है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिटरमाइन करते हैं, के से डिफाइन करते हैं। यह होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ मल्टीपल अमाउंट बाय विच इंक्रीज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से कितना इनकम में परिवर्तन आएगा, उसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बोलते हैं। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है इकोनॉमी के अंदर। तो के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/एमपीएस। ये हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। अब बेटा समझो, ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म प्रोसेस, ये आपके बोर्ड इम्तिहान 2025 में ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा होगा। लेकिन बिफोर आई बिगिन टू दिस टॉपिक, मेरे साथ तुमको एक टेबल बनानी होगी, साथ में कुछ अजम्पशंस हैं जो हम तुम दोनों लोग लेकर इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। चलो भैया, तुरंत वीडियो को पॉज कर लो और मेरे साथ साथ बनाओ एक टेबल। पहला कॉलम राउंड ऑफ स्पेंडिंग। चलो भाई बनाते हैं। क्या हो गया भाई? लगता है कुछ हो गया है, चल नहीं रहा है, टच रुक गया भाई। चलो कोई बात नहीं, पहला कॉलम बनाओ राउंड ऑफ स्पेंडिंग। बनाया, पहला कॉलम है राउंड ऑफ स्पेंडिंग। फिर दूसरा कॉलम बनाओ डेल्टा आई। चलो चलो बना रहे हो ना सब लोग। दूसरा कॉलम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन इनकम। चलो भाई, पहला कॉलम है राउंड ऑफ स्पेंडिंग। डेल्टा आई, डेल्टा सी, डेल्टा वाई, ठीक है ना। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन इनकम। चलो मैं कुछ अजम्पशन ले रहा हूं बेटा, ठीक है। अडानी जी ने मेरी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं डेल्टा आई इनिशियली है 100 करोड़ की, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं एमपीसी है 0.8। एमपीसी 0.8 का मतलब क्या हुआ, मतलब लोग जितना भी कंज्यूम करते हैं उसका 80% वो खर्चा कर देते हैं। ये अजम्पशन है बेटा, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले राउंड देखते हैं। पहले राउंड में अडानी जी आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 100 करोड़ का। क्या कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? अब अगर 100 करोड़ रुपए अडानी जी ने इन्वेस्ट किया है तो इनकम कितने की जनरेट हो जाएगी? 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इनकम 100 करोड़ की जनरेट हुई। सेकेंड राउंड में क्या होगा, इसका 80% तो खर्चा कर लेंगे, बिकॉज हमने एमपीसी एज्यूम किया 0.8, तो खर्चा कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.8, बोले तो 80 रुपए खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। 20 रुपए बच जाएगा, सेविंग हो गया, लेकिन खर्चा कितना हो जाएगा 80। अगर 80 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इनकम कितने की जनरेट हो जाएगी 80 रुपीस की। मतलब मेरे पास 100 रुपए आए, मैंने 80 रुपए की सब्जी खरीद ली, तो मार्केट में इनकम कितने की जनरेट हो गई 80 रुपए की। थर्ड राउंड में क्या होगा, ये जो जिसके पास 80 रुपए पहुंचे वो इसका 0.8 बोले तो 64 खर्च कर देगा। इसका मतलब मार्केट में इनकम कितने की जनरेट हो जाएगी 64 रुपीस की। अब राउंड 4 में देखो, जिसके पास 64 रुपीस पहुंचे वो इसका 0.8 खर्च कर देगा, मतलब 51.2, शायद 8 6 48, 51.8 आएगा, 51.2 ही आएगा, ठीक है। तो वो खर्चा कर देगा, तो इनकम कितने की जनरेट हो जाएगी 51.2। ऐसे ये स्टेप्स चलते चले आएंगे। कब तक चलेंगे ये स्टेप्स, कब तक ऐसा चलता चला आएगा? आओ निकालते हैं यहां से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के की वैल्यू। के क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इसका फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहां से हम के क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1/1 माइनस 0.8 मतलब 1/0.2, के हो गया 5। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब के हमको पता है 5 है, डेल्टा वाई हमको पता नहीं, लेकिन डेल्टा आई तो पता है ना 100 है, तो यहां से डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 500। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ रुपए तो मार्केट में वो कितने की इनकम जनरेट करेगा 500 करोड़ रुपए की। उसमें से कंजम्पशन कितना हो जाएगा 80%, मतलब 400 करोड़ रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई? किस तरह एक बार इकोनॉमी में की हुई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती जाती है, यह तुमको समझ में आ रहा है? इस पूरे प्रोसेस को मल्टीप्लायर मैकेनिज्म प्रोसेस कहा जाता है।
अगेन ये आंसर भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ ना फेस करनी पड़े। ये पूरा आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखकर आना है ये मैंने आपके लिए लिख कर दे दिया। आप आराम से फाइल डाउनलोड करके इसको भी रीड कर सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होता है। क्लियर। अब इसका ग्राफ भी हमारे सिलेबस में है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर भी सिलेबस है। मैं बता रहा हूं पेपर में आपको ग्राफ बनाने के लिए जरूर पूछा जाएगा, ये डायग्राम बनाने के लिए जरूर आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम जरूरी बनाना चाहिए। तो चलो आओ मेरे साथ साथ इसका भी डायग्राम बनाया जाए। आओ चलो, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस। चलो बनाओ बेटा जी मेरे साथ साथ। बना रहे हो? इनकम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिखा डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और इनकम। चलो बेटा जी चलो बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम इनकम की लाइन। इनकम कितने एंगल पर ड्रॉ होती है? 45 डिग्री पर। फिर बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड। चलो भाई देखो, पहला एग्रीगेट डिमांड बनाया, इसको बोलेंगे AD0। AD0 मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया? AD1। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अडानी जी ने हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब डेल्टा आई। पहले क्या था? पहले मेरी AD0 पर एग्रीगेट डिमांड थी, अब मेरी डिमांड बढ़कर AD1 पर हो गई। ये डिमांड यहां से बढ़कर यहां पर क्यों हो गई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है ना बेटा जी। चलो आओ और मार्क करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम कहां था? पहले इक्विलिब्रियम था Y0 और ये था E0। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया Y1 मतलब E1 पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, एकदम समझ में आया, सब बच्चों को समझ में आया। अब अगर मैं यहां से यहां का डिफरेंस निकालूं, इस पॉइंट को समझूं, ये क्या है? N रखा, दिस इज नोन एज डेल्टा वाई। और ये क्या है? दिस इज डेल्टा आई। इस पॉइंट का नाम रख दिया M। तो स्लोप निकल कर क्या आता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपको ये डायग्राम पूरा बनाकर आना पड़ेगा along with the explanation which I have given you, तब जाकर ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना। मैंने आपको समझाया भी है, साथ में मैंने आपको इसका रिटन एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जो आप लिख कर आओगे। जो मैंने समझाया है वही पर्टिकुलर चीज आपके एक्सप्लेनेशन में लिखी है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर मल्टीप्लायर फॉर्मूला आपने डिटरमाइन नहीं करके बताया, डिराइव नहीं किया, वो सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं किया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट की तरफ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, और उनको वो नौकरी मिल जाए। मतलब जो लोग नौकरी करना चाह रहे हैं उस वेज रेट पर जो मार्केट में चल रहा है और उनको नौकरी मिल जाए, इनफैक्ट वो एम्प्लॉयड हो, उसको बोलेंगे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट। पेपर में क्या लिखना है? सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पर्संस who are willing to work at prevailing wage rate are getting work and are in fact employed। जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, वो कंडीशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब काम करना चाह रहे हैं, शायद नहीं चाह रहे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की दो कैटेगरी है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मैं चाहते हुए, मतलब मैं अनएम्प्लॉयड हूं बिकॉज ऑफ चॉइस, तो अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ देयर चॉइस होगा तो उसको बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं चाहता तो हूं कि मुझे नौकरी मिले लेकिन मिल ही नहीं रही है यार। इसका मतलब when people are willing to work at prevailing wage rate are unable to find work, उनको काम ही नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है बेटा जी? चलो बेटा अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? और अगला टॉपिक और इसका अगला टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और यहीं पर जाकर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देयर आफ्टर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो हम करेंगे आज ही। एक्सेस डिमांड क्या है? एक्सेस डिमांड के बारे में बात करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से जब हमारी डिमांड मार्केट में और बढ़ जाए उसको हम लोग एक्सेस डिमांड कहेंगे। लेकिन एक्सेस डिमांड को
शब्दों में समझाने से अच्छा है डायग्राम के थ्रू समझाया जाए तो मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो मेरे साथ साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ साथ बनाने जा रहे हैं आप इसका डायग्राम। आओ भाई, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। तुम्हें पता है एक्सिस डिमांड की सिचुएशन को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, आओ अभी मैं इसको तुम्हें लिखकर भी बताऊंगा। चलो एक्स एक्सिस पर लिखो फटाफट से इनकम, वाई एक्सिस पर लिखो बेटा जी डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। चलो बनाता हूं मैं, ये बनाई मैंने इनकम की लाइन। दिस इज इनकम। ठीक है, चलो बनाओ मेरे साथ इनकम। इनकम कितने एंगल पे बनती है? 45 डिग्री पर। अब देखो, पहले मेरा एग्रीगेट डिमांड ये हुआ करता था एडी, अब मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया AD1। चलो बनाओ, पहले मेरा एग्रीगेट डिमांड था AD 0 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AD 0। और इस पॉइंट पर क्या था? ये था Y0, ये इक्विलिब्रियम था। ADAS बराबर था, इक्विलिब्रियम था। अभी सिचुएशन क्या हो गई है? मेरी डिमांड बढ़ के यहां पहुंच गई। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम कहां आ जाएगा? नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं भाई, इस वाले पॉइंट को मार्क कर सकता हूं, मार्क कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मार्क करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल दो Y1, इसको बोल दिया E1। अब मेरा एक्सिस डिमांड क्या हुआ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इस पॉइंट को बोला A, ये जो डिफरेंस है इसको बोला जाएगा एक्सेस डिमांड, या इसी चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, या इसी चीज को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो क्या लिखा है मैंने? अब आओ देखते हैं। द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी इज नोन एज एक्सेस डिमांड। जो फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा था उस पॉइंट पर जो एग्रीगेट डिमांड नई एग्रीगेट डिमांड से कितनी दूरी पर है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। कई बार बेटा आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप कैलकुलेट करके बताओ, तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो जाएगा बच्चा? इन्फ्लेशनरी गैप किस चीज से लिख सकते हो? AE। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? AE। AE कैसे निकाल सकते हैं? AY0 माइनस EY0। ठीक है ना? इस टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा? AE, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड। आप तुम चाहो तो ये लाइन बनाओ, चाहे ना बनाओ तो भी चल जाएगा, पेपर में इतनी ही बात कही है। एक्सेस डिमांड को बोलते हैं इन्फ्लेशन, याद रखना, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, एक बात सोचो, हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है? हमारी मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होता है तो चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं तभी तो इन्फ्लेशन होता है। मतलब जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तब चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन को सही करना है तो मुझे लोगों की डिमांड को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं है? अब लोगों की डिमांड को कैसे कम किया जाए? जब लोगों की इनकम को कम किया जाए। तो सरकार कोशिश करती है कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को सही करना हो तो लोगों की इनकम को कम करो। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये कॉजेज क्या होते हैं एक्सेस डिमांड के। एक्सेस डिमांड बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहला, इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे तुम्हारे ऐसे लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, याद है ना, कंपोनेंट्स में पढ़ा था। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड मनी सप्लाई। सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, सरकार भी खूब पैसा खर्च कर रही है, प्राइवेट लोग भी खर्चा कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स भी कैसा खर्चा कर रहे हैं, मनी सप्लाई भी मार्केट में बहुत सारा है, मतलब नई नई नोटें भी छप रही हैं, लोग, हमारा देश एक्सपोर्ट भी बहुत सारा कर रहा है। इसकी वजह से एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन आती है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अभी इसी टॉपिक को हमें आगे चल के फिस्कल पॉलिसी और बैंकिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं भी आए तो परेशान मत होना, अभी आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में इसको और डिटेल पढ़ना है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है? पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। अब फिस्कल पॉलिसी 3 तरह की, अब तुमको पता ना, एक्सेस डिमांड मतलब कुछ ऐसा करो कि जैसे लोगों की इनकम कम हो जाए। तो फिस्कल पॉलिसी में 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है टैक्सेशन, एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है पब्लिक बोरोइंग।
टैक्सेशन मतलब सरकार क्या करने लगे, टैक्सेस को बढ़ाने लग जाए। जब टैक्स बढ़ाएगी तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड सही हो जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करने लगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी योजनाओं को कम करने लगो। अगर सरकार कम पैसा खर्च करेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम कम हो जाएगी, ठीक है ना। सरकार जब ज्यादा पैसा खर्चा करती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। तीसरा है पब्लिक बोरोइंग। सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आ जाए जिससे वो पब्लिक से पैसा उधार ले ले, ठीक है ना। जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा नहीं, वो खर्चा नहीं करेंगे, एक्सेस डिमांड सही हो जाएगा। ये तो कौन सी पॉलिसी है, ये है फिस्कल पॉलिसी। ऐसी होती मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन गवर्न करता है, आरबीआई, हमारे देश का सेंट्रल बैंक इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, बैंक रेट इस समय क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा देगा तो हमारी मार्केट में लोन महंगा मिलने लगेगा। जब लोन महंगा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बात है लोग लोन कम लेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करेगा, वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा मार्केट में। जब अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो लोग उसकी सिक्योरिटी परचेज कर लेंगे, एक बॉन्ड्स होता है, और पैसा उसके पास से उठकर चला जाएगा आरबीआई के पास, तो डिमांड कम हो जाएगी। और तीसरा है सीआरआर बढ़ा देना। जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है तो बैंक्स के पास कम पैसा बचता है लोन देने के लिए, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्हीं सारे टॉपिक्स को अभी आने वाले चैप्टर्स में हमको और डिटेल में पढ़ना, तो तुम परेशान मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। अगर हम इंपोर्ट बढ़ाने लग जाएंगे, अगर हम और गुड्स को बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो सप्लाई की भरपाई की जा सकती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बात समझ आए। जैसे मतलब मेरे देश में 100 आईफोन्स की डिमांड है और मेरे पास 50 आईफोन्स ही हैं, तो 50 आईफोन को इंपोर्ट कर लो, अपने आप तुम्हारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। लिखा भी है मैंने, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, hence it would reduce excess demand। एक पॉइंट और है, क्या, इंक्रीज इन आउटपुट। हमारे देश में प्रोडक्शन और करने लग जाओ। अगर हमारे देश में ही प्रोडक्शन होने लग जाएगा तो भी डिमांड को हम लोग मीट आउट कर सकते हैं। एक्सेस डिमांड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अच्छा, इसका एकदम उल्टा होता है डेफिशिएंट डिमांड। एकदम उल्टी सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या हुआ, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड मेरा कम हो जाए, इसको डिफ्लेशन भी कहते हैं, इसको डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। अगेन इस बात को भी हमको डायग्राम बनाकर ही समझना है। आओ चलो बनाओ। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां बनाएंगे इनकम और यहां लिखेंगे डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। डिजायर्ड एग्रीगेट, थोड़ी जगह कम है तो लिख दिया एक्सपेंडिचर। चलो बेटा जी सब बच्चा बनाओ। और एक्सेस डिमांड अगर समझ में आ गया, डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना भाई। ये है मेरी इनकम और ये मेरी थी पहले एग्रीगेट डिमांड AD0, ठीक है ना। और ये था मेरा इक्विलिब्रियम और ये था मेरी इनकम। ये सिचुएशन हो रही थी। अब मेरी डिमांड कम हो गई, AD1 हो गई, मेरी डिमांड कम होगी, तो नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये E0 है तो नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, E1, Y1। तो अगर इस पॉइंट को हम A बोल दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग डिफ्लेशनरी गैप को, कैसे निकाल सकते हैं बेटा जी, डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल्स टू E0Y0 माइनस AY0। और डिफ्लेशनरी गैप है क्या, E0A। क्लियर है, ये क्या है, E0A ही तो डिफ्लेशनरी गैप है। कैसे निकाल सकते हैं, E0Y0 माइनस AY0, तभी बच जाएगा EA। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट एग्रीगेट आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। जब फुल एम्प्लॉयमेंट था उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी कम हो गई, उसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड के जो रीजन थे उसके ऑपोजिट डेफिशिएंट डिमांड के रीजन हो जाएंगे। जैसे क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड कम हो जाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाना, मनी सप्लाई का कम हो जाना, ठीक है, ये उसके रीजन हो गए। अब इसको सही कैसे करना है, जो वहां रीजन थे वह उसके एकदम जस्ट ऑपोजिट रीजन होंगे, तो हम आ जाएंगे डेफिशिएंट डिमांड को सही करने के लिए। आओ जरा देखो, फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट लगाती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की इनकम किसी तरह बढ़ा दो तो
आपकी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बेटा जी सही हो जाएगी। तो अब सरकार क्या करेगी, टैक्स को कम करने लग जाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और पब्लिक बोरोइंग को कम कर देगी, ताकि लोगों के पास इनकम ज्यादा पहुंचे और वो डिमांड ज्यादा करें, ताकि डेफिशिएंट डिमांड, जो डिमांड में कमी आ रही है, उसको पूरा किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, बैंक रेट को कम कर देगी सरकार, ताकि सस्ते रेट पर लोन मिलने लगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक से परचेज कर लेगी, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए। और सिमिलरली सीआरआर को कम कर दिया जाएगा, ताकि बैंक्स ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सके। साथ ही सरकार स्टेप्स लेकर आएगी ताकि एक्सपोर्ट को हमारे देश में प्रमोट किया जा सके। अब सरकार कैसे स्टेप लेकर आएगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स लेकर आएगी, टैक्सेस को कम कर देगी, सब्सिडीज देने लगेगी, ताकि ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट हो और फटाफट से लोगों के जेब में पैसा आए और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को दूर किया जा सके। एकदम अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हमारी जर्नी शुरू होती है न्यूमेरिकल्स की, तो चलो भैया बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। चलो बेटा जी जरा देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। आओ जरा शुरू किया जाए न्यूमेरिकल नंबर 1। मेरे साथ साथ तुम लोग न्यूमेरिकल लिखो और मैं तुम्हारे साथ साथ ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम माई एंड। ठीक है ना भाई, चलो भैया चलो, थक गए भाई पढ़ाते पढ़ाते। तुम लोग की क्या डिमांड है, क्या डिमांड मेरी तरफ से नहीं पूरी हो रही है वही बताइए, वो भी मैं फटाफट से पूरी कर देता हूं। चलो भाई, नवंबर में बहुत सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ पहला कॉलम बनाओ सभी लोग इनकम, फिर कॉलम बनाओ कंजम्पशन। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, सब कुछ निकालना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। आओ देखते हैं, लिखिए 1000, 2000, 3000, 4000, 1000, 2000, 3000 और 4000। कंजम्पशन लिखेंगे सभी लोग 800, 800, 1500, 2100 और 2600, 2100 और 2600। अब तुम्हें निकालना है एपीसी। एपीसी कैसे निकाल सकते हैं, देखो एपीसी का फॉर्मूला होता है, हमको तो फॉर्मूला पता है ना, कंजम्पशन अपॉन इनकम। चलो भाई निकालते हैं। कंजम्पशन कितना है 800, इनकम कितना है 1000, डिवाइड कर दें 800, 800 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा 0.8, ये आ गया 0.8। सिमिलरली 1500 डिवाइडेड बाय 2000, ये आ गया बेटा 0.75। अब ये कैसे निकालेंगे, 2100 डिवाइडेड बाय 3000, ये आ गया 0.7। फिर आया बेटा 2600 डिवाइडेड बाय 4000, ये आ गया 0.65। सब बच्चों को समझ में आया। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, या हम एपीएस ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 1 माइनस एमपीसी, सॉरी 1 माइनस एपीसी। रिलेशनशिप से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम पहले सेविंग निकालें इनकम माइनस कंजम्पशन करके, फिर सेविंग अपॉन इनकम कर दें, या हम सीधा एपीएस भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस एपीसी। 1 में से एपीसी माइनस कर दो, एपीएस आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.8 0.2, 1 माइनस 0.75 0.25, 1 माइनस 0.7 0.3, 1 माइनस 0.65 0.35। एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। अब एमपीसी कैसे निकाला जाए, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। मतलब हमें चेंज इन कंजम्पशन निकालना पड़ेगा और चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा। चलो निकाल देते हैं, कहां निकालने भाई साहब, ठीक है इधर ही निकाल देते हैं, इधर ही निकाल देते हैं भाई। ठीक है, पहले निकालते हैं डेल्टा वाई, फिर निकालते हैं डेल्टा सी। वाई इसके प्रीसीडिंग टर्म पता नहीं तो डैश, 1000 से 2000 कितना चेंज 1000, फिर 2 से 3 1000, 4 से 3 1000, तो 1,000 का चेंज आ रहा है डेल्टा वाई में। डेल्टा सी इसके प्रीसीडिंग टर्म पता नहीं तो डैश, 1500 माइनस 800 700, 2100 माइनस 1500 600, 2600 माइनस 2100 500। निकालना आया भाई, सब बच्चों को क्लियर। अब हम निकालते हैं एमपीसी क्या आएगा, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो पहले में डैश, तो ये आ गया 0.7, 0.6 और फिर 0.5। अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी,
एमपीएस का होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, या हम रिलेशनशिप से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 0.3, 1 माइनस 0.6 0.4, 1 माइनस 0.5 0.5। ऐसे भी तो आंसर निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं, एकदम अच्छे से करना आ गया सब बच्चों को। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप क्या है, चलो एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। आओ लिखो, इन एन इकोनॉमी, लिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इन एन इकोनॉमी C is equals to 50 plus 0.5 YD, 500 plus 0.5 Y, 0.9 Y है। चलो उसको सही कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा पूछा था मैं किस किताब पर न्यूमेरिकल लगा रहा हूं, तो मैं ये फ्रैंक किताब की लगवा रहा हूं सॉल्व, ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन में आई भी दे रखा है 1000, आई भी दे रखा है 1000, ये दो चीजें गिवन है। अब बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या बोला है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, पहला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को निकालने को बोला, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको निकालना है कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान होता है बेटा ये। तुमको देखो एक चीज तो पता है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, या तो इक्विलिब्रियम होता है एडी बराबर एस, या होता है एस बराबर आई, यही तो होता है, ठीक है ना। हमको ये आई दे रखा है, तो हम ये नहीं बोल सकते सेविंग भी 1000 होगा। अब देखो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, होता है कि नहीं होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन कितना दे रखा है, पुट कर दो 500 प्लस 0.9 वाई, और सेविंग कितना है 1000। सेविंग 1000 कहां से आया, बिकॉज एस इक्वल टू आई, आई अगर 1000 है तो एस भी तो 1000 होगा इक्विलिब्रियम लेवल पर। अब क्या हो जाएगा, y माइनस 0.9 वाई इज इक्वल टू 1500, तो 0.1 वाई इक्वल टू 1500, y इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 0.1, मतलब इनकम कितना आ गया है, इनकम आ गया है बेटा जी 15000। कंजम्पशन कितना होगा, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है ना, तो भाई ये 15000 है, सेविंग माइनस कर दो 1000, तो कंजम्पशन कितना हो गया 14000। ठीक है बेटा जी, एकदम समझ में आ गया, क्लियर क्लियर। ये टाइप का भी न्यूमेरिकल आप सभी को क्लियर हो गया। अब अगले टाइप का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तीन ही टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, बड़े सिंपल सिंपल है भाई साहब, क्या ही बताया जाए। चलो भाई, अब हमको एक क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, बोला है मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है 4, बोल रखा है एमपीसी क्या होगा एंड एमपीएस क्या होगा, निकाल कर बताओ। ये बोला निकालने को, हमको पता है के का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एमपीएस, तो क्या हो गया के 4 है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, दैट मीन 0.25। अगर एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस 0.25 0.75, ये हो गया एमपीसी। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं। और कभी कभी एक तरह का न्यूमेरिकल ऐसा भी दिया होता है, क्या न्यूमेरिकल दिया होता है जरा वो भी देख लो, फिर तुम्हारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल भी खत्म। ठीक है बच्चा, बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है एमपीसी इक्वल टू 0.75, एमपीसी इक्वल टू 0.75, कितना घटिया क्वेश्चन है। बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालो, अरे भाई कैसे निकालेंगे, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन 0.25, आंसर कितना आ गया, के इक्वल टू 4।
खत्म बेटे खत्म, यहां पर आपका ये पूरा चैप्टर। इसी के साथ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को करते हैं खत्म। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितना जल्दी से आप इस वीडियो को प्यार दोगे उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है फॉर श्योर। मिलते हैं बहुत जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।